हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन है वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बंध की व्याख्या करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने अपना पहला प्रयास किया और प्रयास के आधार पर कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से निर्मित कुछ यौगिकों का वर्णन किया, जिसे वर्नर श्रेणी भी कहते हैं। इस सिद्धांत में आप देखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं, जिसमें एक है प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी, या इसे आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। आयनिक संयोजकता। तो इस सिद्धांत वर्नर सिद्धांत का पहला पॉइंट है, क्या है पहला पॉइंट, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित सेंट्रल एटम की दो संयोजकताएं होती हैं, जिसमें फर्स्ट संयोजकता है प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसीज और आयनिक वैलेंसीज, और दूसरी है द्वितीयक संयोजकता अथवा इसे आप कहेंगे अनआयनिक संयोजकता। अनआयनिक संयोजकता, ठीक है। तो सभी जटिल यौगिकों में, संकर यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो दो प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में आप बताएंगे, सेकंड में, कि प्राथमिक संयोजकता से सरल ऋणायन जुड़े होते हैं, जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, टूटकर आयन देते हैं, जटिल आयन और सरल आयनों में विभक्त हो जाता है। तो प्राथमिक संयोजकता जो है वो किससे संयुक्त होती है? वो सरल आयन या काउंटर आयन से संयुक्त होती है, और ये जल में जाने के बाद आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। और प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो अलग अलग यौगिकों में उस धातु के अलग अलग होते हैं। जैसे कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता 3 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, ये डिपेंड करता है उससे जुड़े सरल आयनों पे। दूसरा द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता से लिगैंड जुड़े होते हैं। द्वितीयक संयोजकता को हम एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता को डॉट लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इससे लिगैंड जुड़े होते हैं और द्वितीयक संयोजकता हमेशा निश्चित होती है। जैसे कॉपर है तो उसके 4 होगी, अगर कोबाल्ट है, Fe है, क्रोमियम है तो इसकी 6 होती है। तो द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, जबकि प्राथमिक संयोजकता जो है वो परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। और प्राथमिक संयोजकता अदैशिक होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता क्या होती हैं, ये दिशात्मक होती हैं। और द्वितीयक संयोजकता के द्वारा हम समावयवता भी प्रदर्शित कर सकते हैं।
ठीक है। तो वर्नर सिद्धांत में कुछ ही पॉइंट हैं, आप बताएंगे कि जटिल यौगिकों में उपस्थित लिगैंड, केंद्रीय धातु परमाणु तथा सरल आयन के बंध की व्याख्या करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने 1892 में अपना एक पहला सिद्धांत दिया जिसे वर्नर सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी जटिल यौगिक या उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, जिसमें एक प्राथमिक संयोजकता जिसे हम प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता कहते हैं, जबकि दूसरी संयोजकता जो है वो द्वितीयक संयोजकता अथवा अनायनिक संयोजकता के नाम से जानी जाती है। प्राथमिक संयोजकता से सरल आयन जुड़े होते हैं, इनकी संख्या परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, और जल में घुलने पर ये संयोजकता से जुड़े आयन जो होते हैं वो आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। जबकि द्वितीयक संयोजकता से लिगैंड जुड़ा होता है। द्वितीयक संयोजकता सभी केंद्रीय धातु परमाणुओं की निश्चित होती है, ठीक है, और इससे लिगैंड जुड़े रहते हैं और जलीय विलयन में घोलने पर भी ये आयनित नहीं होते हैं अर्थात अनायनित होते हैं, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता को हम डॉट लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, द्वितीयक संयोजकता को एक काली रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और प्राथमिक संयोजकता अदिशात्मक होती है, अदैशिक होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता दैशिक होती है। इसके द्वारा हम यौगिकों में समयोता को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कोबाल्ट और क्लोराइड तथा अमोनिया से निर्मित कुछ यौगिकों को वर्नर सिद्धांत द्वारा उनकी संरचना को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें फर्स्ट यौगिक है, फर्स्ट यौगिक कोबाल्ट NH3 ठीक है। ये है, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। इसको जब हम जल में घोलते हैं प्लस एक्वस, तो ये टूट जाता है। किसमें टूटता है? कोबाल्ट NH3 +3 और +3Cl माइनस में, 3Cl माइनस में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें जो सरल आयन जुड़ा हुआ है जल में जाने के बाद वो टूट जाता है। अगर इसकी संरचना को हम दिखाएं तो क्या होगा? ये कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट से 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं द्वितीयक संयोजकता से, NH3 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 NH3। तो ये 6 लिगैंड, अमोनिया जो है लिगैंड के रूप में द्वितीयक संयोजकता से जुड़ी होती है, ठीक है। और इसमें 3 क्लोरीन जो है वो प्राथमिक संयोजकता से जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये इस यौगिक की संरचना है वर्नर सिद्धांत के आधार पर। वर्नर ने क्या बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? कोबाल्ट। केंद्रीय धातु परमाणु में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। कौन कौन?
एक प्राथमिक संयोजकता जिसे हम डॉट लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डॉट लाइन से सरल आयन सह आयन जुड़े होते हैं जो जलीय विलयन में घोलने पर आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसीलिए इसे हम प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया था कि दूसरी संयोजकता होती है जिसे हम द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, द्वितीयक संयोजकता या अनआयनिक संयोजकता। ठीक है। द्वितीयक संयोजकता से कौन जुड़ते हैं? लिगैंड। ये अमोनिया जो हमारा है ये लिगैंड के रूप में द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा होता है। ठीक है। इसे हम एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये अनायनित होती है। जल में घोलने के बाद भी आप देखेंगे ये टूटती नहीं है। ठीक है। इसके बाद दूसरी संरचना, दूसरा यौगिक है, इसी कोबाल्ट अमोनिया और क्लोराइड से मिलकर निर्मित होता है। कोबाल्ट NH3 एक Cl चला आता है अंदर लिगैंड के रूप में और अमोनिया एक कम हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको आप जल में घोलेंगे एक्वस तो क्या होगा? ये टूट जाता है। कोबाल्ट NH3 +2 और +2Cl-। ठीक है। अब इस यौगिक के लिए अगर हम संरचना बनाएं यौगिक की, ठीक है, तो सेकेंड यौगिक में क्या होगा? एक अमोनिया कम हो जाता है, तो ये एक अमोनिया आप निकाल देंगे और इसमें एक क्लोरीन ये आ जाएगा लिगैंड के रूप में। फर्स्ट संरचना में ये प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा था और अब क्या हो जाता है? ये जब लिगैंड के रूप में आ जाता है तो ये द्वितीयक संयोजकता के रूप में जुड़ जाएगा। एक रेखा द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं, इसको आप साफ कर सकते हैं, बट समझने के लिए अभी हम इसको रखे हैं कि प्रथम में ये प्राथमिक संयोजकता थी और अब ये लिगैंड के रूप में आ गया है। द्वितीयक संयोजकता से एक क्लोरीन जुड़ गया, दो क्लोरीन प्राथमिक संयोजकता से जुड़े होते हैं। तो जब हम इसको जल में घोलते हैं तो प्राथमिक संयोजकता से एक दो क्लोरीन जुड़ा है तो ये दोनों क्लोरीन आयनित हो जाते हैं 2Cl- के रूप में। ठीक है। और हमें यहाँ कुल आयन, कभी कभी यौगिक में आयनों की संख्या भी पूछ लेते हैं कि जल में घोलने पर प्राप्त आयनों की संख्या बताइए। तो फर्स्ट संरचना में, फर्स्ट यौगिक में आप देखेंगे आयनों की संख्या कितनी होती है? 3Cl- और एक जटिल आयन, 4 आयन मिलते हैं। अगले में 3 आयन मिल रहे हैं, 2 क्लोराइड आयन और एक जटिल आयन या संकुल आयन। ठीक है। अब तीसरा यौगिक हम देखते हैं क्या बनेगा। तीसरे में फिर हम एक क्लोरीन को अंदर लेकर एक अमोनिया की संख्या को घटा देते हैं, एक अमोनिया को हटा देते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट NH3 और Cl। इसको अगर आप जल में घोलोगे तो क्या होगा? जल में घोलने पर ये बन जाएगा CONH3 Cl2 और Cl-। यहाँ पर हमें आयनों की संख्या 2 प्राप्त होती है, 1 2। ठीक है। और इसमें प्राप्त आयनों के आधार पर आप बता सकते हैं कि इसमें केवल एक क्लोरीन प्राथमिक संयोजकता से जुड़ी होती है जबकि 2 क्लोरीन लिगैंड के रूप में उसके द्वितीय संयोजकता से जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें एक अमोनिया
और कम हो जाएगी, हटा देंगे, और ये आपका लिगैंड के रूप में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये लिगैंड के रूप में जुड़ जाता है। यहाँ पर आप NH3 लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फोर्थ संरचना में क्या होगा, इसमें आप देखेंगे जो एक क्लोरीन बाहर है ये भी अंदर लिगैंड के रूप में आ जाता है। कोबाल्ट NH3, अब एक NH3 यहाँ से और हट जाएगा, 3Cl3। इसको जब हम जल में घोलते हैं प्लस AQ, तब क्या होता है, इसका आयनन नहीं होता है। ठीक है, ये आयनित नहीं होता है, नो रिएक्शन इसको लिख सकते हो आप। ठीक है, इसमें कोई आयन प्राप्त नहीं होता है, आयनन की क्रिया नहीं होती है, अर्थात ये उदासीन अणु है। ठीक है, अब ये क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि कोबाल्ट या जटिल यौगिक में उपस्थित सभी क्लोरीन परमाणु लिगैंड के रूप में उपस्थित होते हैं, सभी द्वितीयक संयोजकता से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा द्वितीयक संयोजकता से जुड़ जाएगा और एक अमोनिया कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ संरचना में प्राथमिक संयोजकता अलग अलग थे। पहले में 3, दूसरे में 2, तीसरे में 1 और चौथे में आप देख रहे हैं 1 भी नहीं है। ठीक है, तो प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता यौगिकों में, अलग अलग यौगिकों में भिन्न भिन्न होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता चाहे वो फर्स्ट संरचना रही हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सब में 6 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद बर्नर सिद्धांत की सीमाएं। बर्नर सिद्धांत सभी यौगिकों के बंध व्यवस्था की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, कुछ यौगिकों की तो व्याख्या ये कर सकता है, लेकिन सभी यौगिकों की व्याख्या करने में पूर्णतः यह असफल रहा, तथा बर्नर सिद्धांत से हम किसी जटिल यौगिक या उपसंयोजी यौगिक की ज्यामितीय संरचना की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, उसकी चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती है, तो ये बर्नर सिद्धांत की सीमा में आप बता देंगे। ठीक है, तो ये रहा बर्नर सिद्धांत। बेटा तैयारी करिए, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई साल पूछा गया है